धान भारत देश में दो पत्ती से लगाया जाता है। एक है डीएसआर विधि से, जो कुछ टाइम से चलन में हुआ क्योंकि पानी की किल्लत है। दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तब वो एग्जीक्यूशन पे लेके जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसान भाई पहले एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर बाद में उसको देखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट में क्या क्या। हमारा प्रोडक्शन का टारगेट कितना, अगर एक किसान की अच्छी सोइल है, अच्छी वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करता है, बासमती धान के अंदर हम कितनी प्रोडक्शन मान सकते हैं? 25 दिन की नर्सरी लगनी चाहिए, जो कि एक ऑप्टिमम पैदावार देने के लिए। वो 35 दिन की अगर पौध लगाएगा तो उसमें वो पैदावार कैसे आएगी? तो इसको लगाने का टाइम कब है? डीएसआर को जैसे नॉर्मल धान 1 महीना पहले हम प्योद तैयार करते हैं, जुलाई में धान लगा देते हैं। तो डीएसआर विधि से जा रहे हैं तो आइडियल। पेस्ट आ रहे हैं, डिजीज आ रही है, तो उनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है या वातावरणीय जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करें। हरियाणा में, पंजाब में कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, मे भी मिट्टी के अंदर सोल्ट की मात्रा ज्यादा है, घुलनशील नमक है। तो डीएसआर किस सोइल के लिए आइडियल है? तो सूखी बिजाई में पानी लगाया, पानी के बाद जैसे 2 दिन के अंदर पैर रुकने लगा तो उसी टाइम दवाई कर दो। जैसे बायर कंपनी का अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो इट्सियोस्टार नाम से एक दवाई आती है जिसमें ऑक्सीडाइजोन। बट ये डीएसआर कितनी सक्सेसफुल है? क्या इसके अंदर मेजर चैलेंजेस है? क्यों किसान इस पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे? हमने नॉर्मल तौर पे रोपाई वाले धान में कुछ ही घास देखे होंगे। जब डीएसआर में देखते हैं तो नंबर ऑफ घास अलग अलग प्रकार के, चौड़ी पत्ती वाले, बारीक पत्ती वाले। किसी भी फसल को शुरुआत करने से पहले आती है बेसल डोज। खेत की तैयारी के समय क्या खुराक किसान भाई को डालनी चाहिए? तो आप क्या समझते हो कि आप 4 कट्टे यूरिया डाल के 28 से 29 कर लोगे, 30 कर लोगे? नहीं होगा। ट्रांसप्लांटेड राइस में हम कैसे जड़ों का विकास ज्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा पानी लगता है, तो वहाँ जड़ें छोटी ना रह जाए, उसमें हम क्या आपने देखा होगा जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, हाइट भी उनकी बहुत होती है। तो ऐसे ही धान में जो सूखी बिजाई है, जड़ों का फैलाव क्यों होता है? एवरेज रेट क्या रहता है बासमती धान का? और अगर इसके बाद अगर खर्चा गिन लिया जाए, एक्सपेंस गिन लिया जाए, तो डीएसआर की तरफ ना डायरेक्ट सीडेड राइसों की सीधी बिजाई की तरफ प्रमोट कर रही है और इंसेंटिव भी दे रही है। हरियाणा गवर्नमेंट अपने किसानों को अच्छा इंसेंटिव दे रही है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार रौनक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए आपने समय निकाला। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा सा अपने पोस्ट के बारे में बताएं कि बायर कंपनी में आपका क्या पद है और क्या कार्य आप संभालते हैं? ठीक है, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम रविंदर सिंह है किसान भाइयों, और मैं बायर कंपनी में एज ए एग्रोनॉमी और बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा हूं, जो कि पूरा उत्तरी जो भारत है उसका मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। और जो फसलों में विभिन्न प्रकार की जो कल्टीवेशन होती है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो बायर कंपनी की तरफ से मैं वो उस पे कार्य कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करके किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस पे हम काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा आज के इस एपिसोड का आपको इनवाइट करने का जो मेन उद्देश्य भी यही है कि धान की खेती में पिछले सालों में किसान का खर्चा बहुत बढ़ गया है। हम स्प्रे बहुत सारे करने पड़ते हैं, उसको खाद डालनी पड़ती है, और बहुत सारी कंपनी यही रिकमेंड करते हैं कि ये डाल दो, वो डाल दो। एक्चुअल में किसान प्रॉफिटेबल हर कोई काम करता है, ऑब्वियसली बात अपनी फैमिली के ब्रेड एंड बटर के लिए, खर्चा चलाने के लिए करता है। तो धान में हम चाह रहे हैं कि एक क्रॉप प्लान, एक एपिसोड के बाद हर एक किसान के पास खुद के नोट्स हो। मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, हर एक चीज का नोट्स बनाना है। और सबसे जरूरी जो हम दवाइयां, जो चार्ट हम दिखाएंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लें, ताकि जब फसल में बीमारी आए आप दुकान पे ना बाजे, किसी फर्टिलाइजर शॉप पे ना बाजे कि ये बीमारी आ गई, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, बल्कि स्टेज के हिसाब से जो हम आपको चार्ट देंगे ये आपके नोट्स की तरह तैयार हो जाएंगे, और आपको उसको देख के ही अपनी पूरी खेती का क्रॉप प्लान करना है। तो मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, धान भारत देश में 2 पत्ती से लगाया जाता है। एक है डीएसआर विधि से, जो कुछ टाइम से चलन में हुआ क्योंकि पानी की किल्लत है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल काफी नीचे तक चला गया है, पानी खराब भी हो रहा है, सोल्ट की मात्रा ज्यादा है। हाँ जी। दूसरा ट्रांसप्लांटेशन विधि है, वही जो हम प्योद तैयार करते हैं और उसको लगाते हैं।
तो दोनों पद्धति में क्या डिफरेंस है, और आने वाले टाइम में हम डीएसआर की तरफ जाएंगे या टीपीआर ही चलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करिए। देखिए रौनक जी, हमारे किसान इतने सालों से धान की काश्त करता आ रहे हैं जी। तो वो नॉर्मली ये हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है किसान के कि भाई धान पानी वाली फसल है। जी, पानी वाली। ठीक है, पानी के बिना ये हो नहीं सकती, और पानी भी इतना यूज करते हैं क्योंकि ये एक खुशकिस्मती कह लो हमारे किसान की, उत्तरी भारत में पानी की कमी नहीं है। तो जिस टाइम ये धान इधर आया, किसानों ने स्टार्ट किया, क्योंकि पहले अपने एरिया में भी बाजरा ज्वार यही होते थे जी, बट पानी के वो उपलब्धता के कारण जब धान की काश्त करनी सीखी तो यहाँ पानी अवेलेबल था, तो लोगों ने सोचा कि भाई पानी ज्यादा देने से ही इसकी बढ़वार अच्छी होती है, टिलरिंग अच्छी होती है, तो ग्रोथ ज्यादा, जो पैदावार है ज्यादा पानी से होगी। सही बात। तो ये जो सोच थी उसकी वजह से पुराने जो हमारे बुजुर्गों के टाइम से चलती आ रही है, खेती पास ऑन होती जा रही है कि ये पडलिंग करना, जो क्योंकि जब खेत तैयार करते हैं तो जो कद्दू करते हैं किसान भाई, तो कद्दू करके उस पानी को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उसको बार बार पानी ना देना पड़े, ताकि वो नीचे ना जाए। ठीक है। और यहीं से हमारा सारा समस्या स्टार्ट होती है, कद्दू करने से। ठीक है। क्योंकि कद्दू करने से जो पानी हम देते हैं उसमें वो नीचे मूवमेंट नहीं करता है, सोइल है, जिसकी वजह से हम पानी निकाल तो रहे हैं, हाँ जी, मिट्टी से दोहन कर रहे हैं जमीन से हमारे यहाँ, लेकिन उसमें परकोलेट या उसकी लीचिंग नहीं हो रही है ताकि वाटर टेबल इंप्रूव हो जाए। और यही कारण है कि हर साल ये डाटा बोलता है कि 1 मीटर वाटर टेबल हमारा डाउन जा रहा है। धान की खेती से। हाँ, तो देखो पहले मोटर ऊपर ही रखी होती थी, बिल्कुल। आज के टाइम देखो आप 150-200 फुट तक पानी जा रहा है। ठीक है। तो कब तक हम धान की फसल लेते रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब पानी हमारे पास नहीं होगा और हमें बैक टू ओरिजिनल जहाँ बेसिक जाना पड़ेगा, वही चना, ठीक है, मूंग ग्वार, इस टाइप की फसलों पे जैसे राजस्थान में होती है। बल्कि भारत सरकार भी अब मिलेट्स के लिए वापस प्रमोट करने लगी। मिलेट्स का वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है। ठीक है। बट वो जो अभी, लेकिन चीज ये है कि जो हम लोग आप धान से बिचुअल, हमारा एरिया जो धान का एक बाउल कहते हैं इसको भाई, धान का कटोरा, जो करनाल कुरुक्षेत्र ये सारी बेल्ट जो है यहाँ की, आप ये सोचो कि जब पानी ही नहीं रहेगा तो धान कैसे होगा, और धान नहीं ले पाएंगे तो फिर फीड कैसे करेंगे पॉपुलेशन को। बिल्कुल। तो उसी के तहत अभी जो सिचुएशन बन रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया, प्राइवेट इंडस्ट्री भी रोल प्ले कर रही है इसमें काफी, तो डीएसआर की तरफ ना, डायरेक्ट सीडेड राइस जो की सीधी बिजाई की तरफ प्रमोट कर रही है, और इंसेंटिव भी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट अपने किसानों को, अच्छा इंसेंटिव दे रही है 4500 रुपए तक पर एकड़ का, कि अगर कोई डीएसआर करता है तो 45 रुपए उसको दे रही है। ठीक है। क्यों करना है ये? नंबर एक, जो ट्रांसप्लांटिंग धान हम करते हैं उससे क्या क्या नुकसान है, पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है। पैदावार हम ले रहे हैं, पानी की हमें किल्लत नहीं है अभी के टाइम, फ्यूचर के हम नहीं देख पा रहे हैं किसान भाई कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन आज के टाइम में मेरे पास पूरा पानी है तो मैं अपने उसमें काम में मस्त हूँ कि भाई मेरा धान अच्छा होगा, पानी मेरे को मिल रहा है। क्या होता है जब हम पडलिंग करते हैं, नीचे पानी नहीं जाता, सोइल का टेक्सचर है ना, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बिगड़ रहा है, नंबर एक। दूसरा, जो लेबर है, लेबर इंटेंसिव है धान, जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग हम रोपाई वाली धान की बात करते हैं, तो जो लेबर है इसमें बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। लेबर इंटेंसिव भी है उसमें। लेबर का खर्चा भी बहुत लेबर का खर्चा भी है, यानी कि जितना ज्यादा लेबर लगेगा उतना ही ज्यादा उस पर खर्चा होगा जी। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि हमारे किसान भाई नर्सरी बीज देते हैं, नॉर्मल तौर पे जब नर्सरी की कास्ट करते हैं तो 24 से 25 दिन की नर्सरी बेस्ट होती है कि भाई खेत में रोपाई के लिए आइडियल होती है। ठीक है, उसी को सोचते हुए किसान भाई हमारे नर्सरी बीजते हैं। बट क्या होता है जब वो लगाता है, खेत तैयार करता है, तो उसको मौके पे लेबर नहीं मिलती, तो लेबर नहीं मिलेगी तो वो नर्सरी का बढ़ता चला जाता है, वो 25 दिन 26 दिन 30, कई बार मैंने देखा है किसान भाइयों से जब मैं चर्चा करता हूं तो 35-35 दिन की पौध वो खेत में लगाते हैं। तो जब 25 दिन की नर्सरी लगनी चाहिए जो कि एक ऑप्टिम पैदावार देने के लिए, वो 35 दिन की अगर पौध लगाएगा तो उसमें वो पैदावार कैसे आएगी, यानी कि उसका खर्चा भी बढ़ गया और उसकी जो पैदावार है वो भी कम हो रही है। उसके लिए वो ज्यादा खाद डालता है फिर उस फटाव के लिए, तो वो खर्चा बढ़ाता है उसका, ना कि कम करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसमें जब
पानी खड़ा रहता है हाँ जी। तो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होती है, यानी कि ऑक्सीजन सॉइल रूट जोन में नहीं होता है, परफेक्ट। जिसकी वजह से मीथेन का इमिशन होता है। गैस जो मीथेन गैस है, नाइट्रोस ऑक्साइड गैस है, इनका इमिशन होता है। उसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है, जो वातावरण है, उसका नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये जो चीजें समस्याएं हैं, हाँ जी, इन्हीं को काबू में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो डीएसआर पद्धति एक उच्चतम तरीका है। कितनी सक्सेसफुल है सर ये? वो डीएसआर, पहले तो डीएसआर मैं बताता हूँ कि क्या है। देखो, जैसे उसमें नर्सरी की बिजाई करके रोपाई करते हैं, इसमें आपको सीधा बीज खेत में डालना। तो ये भी दो प्रकार से होती है सीधी बिजाई भी। एक होती है सूखे में बिजाई और दूसरी होती है तरवत्तर में। सूखी बिजाई तो है कि जो पहले क्रॉप है, कटाई करके खेत तैयार किया, बिल्कुल सूखा खेत है, और उसमें बीज दिया 2 से 3 सेंटीमीटर पे बीज डाल के, और उस ड्रिल से, और उसमें पानी लगा देते हैं। ठीक है। एक तरीका पहले पानी लगा के, खेत तैयार करने के बाद पानी लगाने के बाद फिर उसकी फ्लोइंग करके, और उसमें जो सोक्ड बीज है, जो बीज पहले भिगोना पड़ता है, भिगो के उसको फिर मशीन के जरिए सुखा के, बीज मशीन के जरिए 5 सेंटीमीटर डेप्थ में बिजाई करता है किसान, ताकि उसको लंबे टाइम तक मॉइस्चर, उसमें पानी फिर बाद में देता है। 10-12 दिन 15 दिन तक उसमें पानी नहीं लगाता। मतलब कि उसको लगाया था 2.5 सेंटीमीटर पे। हाँ, 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसको 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे, क्योंकि नमी वहीं मिलती है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, हीट वेव्स चलती हैं, तो ऊपर की लेयर का मॉइस्चर उड़ जाता है। ठीक है। उसका जो 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे जब बीज का, तो नीचे नमी बरकरार रहती है, तो बीज को नमी लेके वो बाहर निकल आता है, और पानी फिर 10-12 दिन 15 दिन पे एज पर रिक्वायरमेंट लगता है। अच्छा तरीका यही है बीज का, सीधी बिजाई का। बट क्या सीन आजकल क्या हो रहा है, मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम कंट्रोल में जब नहीं रहता है तो बारिशें कभी भी आ जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब तरवत्तर विधि में हम बिजाई करते हैं और बारिश आ गई, तो ये बीज 5 सेंटीमीटर गहराई पे है, तो उसकी वजह से खुरंड हो जाती है, और उससे फिर पपड़ी बन जाती है, और पपड़ी बनने की वजह से नीचे से पौधा निकल नहीं पाता, जर्मिनेशन नहीं आता। तो लोगों ने फिर, ज्यादातर लोग सूखी बिजाई पे आ गए कि भाई सूखी बिजाई में तुरंत पानी लगाना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, जमाव अच्छा हो जाता है। जमाव अच्छा होने के बाद अपना बढ़िया तरीके से उसका फिर सेटल हो जाता है। दोबारा से उसको बीच में पौधे रोपने की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा रीसोइंग की जरूरत नहीं पड़ती, और रिस्क खत्म हो जाता है। डीएसआर की मशीन कोई अलग आती है? हाँ, डीएसआर के लिए सीधी बिजाई वाली मशीन, नॉर्मल जो सीड ड्रिल होती है, उसमें प्लेट्स चेंज करके, जैसे कणक की भी है, उस प्लेट्स चेंज करके दाने के हिसाब से वो चल जाती है। तो जो इसमें बीज लगाते हैं धान का, उसको भी कैसे कुछ भिगो के या सीधा का सीधा सूखा बीज लगा दिया जाता है? देखो, जो सूखी बिजाई है तो उसमें सूखा ही बीज डालना चाहिए। ठीक है। जो तरवत्तर वाली है उसमें भिगो के बीजना चाहिए। 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है? 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 किलो बीज सूखी बिजाई में लगता है। हाँ, ठीक है। तो सूखी बिजाई में, तरवत्तर में भी 8 से 10 किलो बीज का जो है रिकमेंडेशन रहता है। कि कई बार मशीन 7.5 किलो भी डालती है, कभी 8 भी डाल देती है। कई बार बीज अगर बारीक है तो 9-10 किलो तक भी चला जाता है। वो बीज का जो शेप है, साइज है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो 8 से 10 किलो का, क्योंकि जो नॉर्मल पॉपुलेशन चाहिए ना एक अच्छी पैदावार लेने के लिए, तो 44 पौधे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से लगभग 1,33,000 पौधे किले में होने चाहिए, तो जो कि 8 से 10 किलो बीज से और नॉर्मल तौर पे हमें मिलते हैं। ठीक है। अगर कम बीज होता है तो ठीक है, कुछ स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है उसमें, तो उसमें जो फुटाव कर लेता है प्लांट तो कवर है, बट उतना कवर नहीं कर पाता। ठीक है। तो रोपाई में भी हम जब देखते हैं तो हमने कई बार काउंट किए हैं, तो लगभग 80-85,000 90,000 पौधे मिलते हैं, जबकि उन्हें 1,33,000 चाहिए। तो ये कुछ चीजें, अब जब किसानों से बात करते हैं हम कि इतने पौधे मेंटेन करो, कहता है जी मजदूर लगाता नहीं है। तो वही एक कंसर्न है, जो कि सीधी बिजाई में अगर करेंगे तो बीज मशीन डाल रही है, तो उससे पौधों की संख्या हम बराबर मेंटेन कर सकते हैं। कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। हाँ, तो कॉस्ट भी, देखो बीज की मात्रा ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें 5 किलो बीज, ये 4 से 5 किलो बीज नॉर्मल टीपीआर में हो जाता है, तो इसमें डबल हो जाती है। लेबर तो हमारे साइड 6,000-7,000 ट्रांसप्लांटेशन का ले लेती है। अभी तो वो तो ये है कि भाई लेबर किसी भी रेट में मिल तो रही है, आने वाला टाइम ऐसा होगा कि लेबर मिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो आपको मैकेनाइजेशन पे जाना पड़ेगा।
सबसे तो- पहले तो आपने कहा कि बीज डबल हो गया, हाँ जी, लेकिन वो पहले किसान बीज लाता है, फिर नर्सरी तैयार करता है, नर्सरी में भी घास की दवाई, हाँ फर्टिलाइजर, वो सारा खर्चा डीजल, आता है। पानी लगाने का बिल्कुल। खर्चा, फिर उसको लेबर लगाएगी, हाँ जी, तो वो तो 2-3 गुना खर्चा हाँ तो इसमें अब डीएसआर में लोगों को फायदा क्या होता है? हाँ देखो, जी। नंबर एक, जो फसल वो डीएसआर में लगा रहा है तो उससे क्या होता है, जमीन का जो स्ट्रक्चर है, जो पानी आप दोगे उसमें, ठीक है। एक तो पानी नीचे तक परकोलेट होता है, ठीक है। कल को बारिश आई, बारिश में ज्यादा पानी आ गया तो नॉर्मल तौर पे जो टीपीआर धान है डूब के गलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो टीपीआर है, इसमें डीएसआर है, डीएसआर में क्या होगा ना, पानी जल्दी सोख लेगी, धरती पी जाएगी, ठीक है। तो पानी जल्दी सोखेगी तो क्रॉप हमारी सेफ रहेगी, ठीक है। और ये हमने पिछले 2 साल पहले जब फ्लड आया था, ये ऑब्जर्व भी किया कि जिन लोगों ने डीएसआर किया था उसकी फसल बच गई थी, हाँ जी। और जो टीपीआर वाली थी वो गल गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये, और ओवरऑल जब हम इम्पैक्ट देखते हैं ना बाद तक का, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो लास्ट में जाके कम से कम 3 से 5% किसान को एक्स्ट्रा मुनाफा इसमें निकल के आता है, ठीक है। और पानी की अगर बचत की बात करें तो 20 से 25% पानी हम इसमें सीधे बिजाई में सेव कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग की बजाय। बट ये डीएसआर कितनी सक्सेसफुल है, क्या इसके अंदर मेजर चैलेंजेस है, क्यों किसान इस पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे, उसको एक बार बताएं। इसका कारण देखो मुख्यतः क्या है, अवेयरनेस। ओके। जो कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जी, जो पूरा ध्यान से शुरू से लेके अंत तक ध्यान देते हैं, बीज से लेके और उसके जो आगे स्टेप बाय स्टेप खेत का निरीक्षण करते हैं, स्काउटिंग करते हैं, उनको पता होता है कि मेरे खेत के किस पोर्शन में क्या दिक्कत आ रही है, ऑब्जर्व करते हैं जी। देखो वो अच्छे से इसको मैनेज करके डीएसआर को कंटिन्यूअसली, पिछले मेरे पास उदाहरण है, पिछले 6-7 साल से कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन जब एक किसान ये रोपाई वाले धान से डीएसआर की तरफ चेंज होता है ना, तो उसका जो कंफर्ट लेवल है एक तरह से, भाई आपने रोपाई किया, एक बोतल हर्बिसाइड की डाली और अपना फिर उसके बाद पानी देते रहे उसमें और वो चलता रहा। उन लोगों के लिए डीएसआर करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? इसमें 2 चैलेंज मेन आते हैं। सबसे पहला एक तो आता है कि भाई खरपतवार, क्योंकि पानी अगर खड़ा है तो खरपतवार बहुत कम उगते हैं, बट इसमें सूखा रहता है खेत, ठीक है। तो उसकी वजह से खरपतवार नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती किसानों के सामने रहती है। समझ गया, ठीक है। क्योंकि हाँ, हमने नॉर्मल तौर पे रोपाई वाले धान में कुछ ही घास देखे होंगे जो किसानों को पता है। जब डीएसआर में देखते हैं तो नंबर ऑफ घास अलग अलग प्रकार के, चौड़ी पत्ती वाले, बारीक पत्ती वाले, अच्छा, ठीक है, मोथा प्रजाति के सारे घास उसको विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। और ये खरपतवार जो नाशी डालना, जो हर्बिसाइड्स हैं, खरपतवार नाशक जब हम डालते हैं तो वो एक स्पेसिफिक खरपतवार नाशी सभी उसके घास खरपतवारों के लिए नहीं है, काम नहीं करता। वो एक किसी घास पे करता है, दूसरा किसी घास पे करता है, तीसरा किसी घास पे करता है। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार जानकारी के अभाव में किसान की जब वो जाता है दुकान पे कि ये घास मेरे खेत में खरपतवार उग गए, आप ये दवाई दे दो, तो वो दवाई दे देता है, उसको वो पता चलता है उस घास पे काम ही नहीं कर रही, वो घास कौन सा है वो पता ही नहीं। तो इस टाइप का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को विभिन्न प्रकार के खरपतवार कौन कौन से खरपतवार उगते हैं और उन खरपतवारों के लिए, कौन से खरपतवार के लिए कौन सी दवाई है। वीड मैनेजमेंट इसका एक चैलेंज है, इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, थोड़ी सी भी डिले, मान लो थोड़ी सी भी देरी किस घास को कंट्रोल करने में अगर किसान ने की तो वो काबू से बाहर हो जाता है। नॉर्मल तौर पे, मुख्य तौर पे 2 चीज बहुत जरूरी होती हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। एक तो मिट्टी में मॉइस्चर कितना है, क्योंकि कोई भी खरपतवारनाशी तभी काम करेगा अगर मिट्टी में नमी है, ठीक है। अगर सूखा लंबे टाइम तक निकाल दिया दवाई करने के बाद, या दवाई सूखे में कर दी, तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती है। दूसरी जो चीज है घास की अवस्था, कि किस अवस्था पे कौन सी दवाई काम करेगी। मान लो कोई दवाई काम करती है उगने से पहले, प्री इमर्जेंस में,
कोई दवाई करती है 1 से 2 पत्ते पे, कोई दवाई काम करती है 2 से 4 पत्ते पे। ठीक है, ऑप्टिमम जो अवस्था है कंट्रोल करने की वो 2 से 4 पत्ते तक मैक्सिमम रहती है। उससे ऊपर चला गया ऊपर से ऊपर गया तो उसको दवाई का जो रिजल्ट है वो घट जाता है, घट जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो प्री इमर्जेंस है, यानी कि उगाव से पहले, यानी कि जैसे ही हमने बिजाई की साथ के साथ जैसे पानी लगाया। अगर हम सूखी बिजाई की बात करते हैं तो सूखी बिजाई में पानी लगाया, पानी के बाद जैसे 2 दिन के अंदर पैर रुकने लगा तो उसी टाइम दवाई कर दो। जैसे बायर कंपनी का अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो इट्सियोस्टार नाम से एक दवाई आती है जिसमें ऑक्सीडाइजोन टेक्निकल है, ठीक है, जो कि 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कई लोग पेंडिमेथिलिन भी एक दवाई है, ठीक है, जो कि प्री इमरजेंसी में ही जाती है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर रिजल्ट का है कि भाई इट्सियोस्टार थोड़ा लंबे टाइम तक घास को उगने नहीं देती, पेंडिमेथिलिन थोड़ा जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा कुछ मुश्किल से कंट्रोल होने वाले खरपतवार है, जैसे ये घोड़ा घास है, मकड़ा घास है, जो कि वो नहीं रोक पाती, इट्सियोस्टार उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो वो एक फायदा वो किसान अपने खेत में करके जब पैरेलली देखे करके तो उसको पता चलेगा कि भाई दवाई कौन सी कैसे काम कर रही है। समझ गया। तो ये एक बहुत जरूरी पायदान है डीएसआर को सक्सेस करने का कि भाई खरपतवार नियंत्रण समय पे हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरा जो एप्लीकेशन है उगने के बाद वो टाइम पे होना बहुत जरूरी है। 1 से 2 पत्ते की अवस्था में या 2 से 4 पत्ते की अवस्था में, तो 1 से 2 की अलग दवाई है, 2 से 4 पत्ते पे करने की अलग दवाई है। तो उस तरीके से उसको दवाइयों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो इसको लगाने का टाइम कब है डीएसआर को? जैसे नॉर्मल धान 1 महीना पहले हम तैयार करते हैं, जुलाई में धान लगा देते हैं। हाँ। तो डीएसआर विधि से जा रहे हैं तो आइडियल कब स्विंग करनी चाहिए? डीएसआर का जो मुख्य टाइम है जो हमारी जलवायु के अनुसार, तो 20 मई से लेके हम 10 जून 15 जून तक इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ भी कुछ किसान हमारे गलती कर देते हैं कि अप्रैल में खेत खाली हो जाता है कणक का, 1 मई से स्टार्ट कर देते हैं या 5 मई से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अगेती कर देते हैं। उसमें क्या होता है, इतना टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, तो उसमें पानी बार बार मांगती है डीएसआर। हाँ जी, समर सीजन तो कई किसानों को आप बोलते सुनोगे कि यार डीएसआर में इसमें कोई पानी की बचत नहीं होती, इतना पानी लग तो इसमें भी लग जाता है जितना। तो अगर आप समय का ध्यान नहीं रखोगे तो वो चैलेंज तो आएगा ही आएगा। जो धान आपको 20 मई को लगाना है, आप 1 मई को लगा रहे हो या 5 मई को लगा रहे हो, तो उसमें तो देखो उसके जलवायु के अनुसार पर आपको ज्यादा पानी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। 20 मई को जो या 20 मई के बाद जब हम धान लगाते हैं तो उसके बाद प्री मानसून आ जाता है, प्री मानसून के बाद मानसून आ जाता है। तो उसमें फिर वो 25 से 30 जो 20 से 25% का जो वाटर का सेविंग है, क्योंकि हर 5-7 दिन के अंतराल के बाद पानी लगता है इसमें सीधी बिजाई में। ठीक है, ठीक है। जबकि रोपाई वाले धान में हमें खड़ा रखना पड़ता है, पानी बार बार पानी लगाना पड़ता है, डेल हर दूसरे तीसरे दिन ट्यूबवेल चलाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से पानी की जो लागत है, जो टीपीआर धान है, ट्रांसप्लांटेड राइस है, उसमें ज्यादा लगता है, रोपाई वाले धान में, और सीधी बिजाई में कम लगता है। ठीक है सर, तो बहुत डीपली आपने बताया डीएसआर के बारे में। अगला मेरा एक ये सवाल है कि आपने बताया करनाल कुरुक्षेत्र एरिया में पानी अच्छा है तो सोइल भी अच्छी है, लेकिन हरियाणा में, पंजाब में कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है। मे भी मिट्टी के अंदर सोल्ट की मात्रा ज्यादा है, घुलनशील नमक है, मिट्टी की पीएच ज्यादा है। तो डीएसआर किस सोइल के लिए आइडियल है और किस मिट्टी में नहीं करना चाहिए, एक बार वो देखो। सीधी बिजाई के लिए हमें मध्यम से लेके और हैवी सोइल जो होती है, ठीक है, तो दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बहुत कारगर रहती है। जो हल्की और रेतली मिट्टी है ना, उसके लिए सीधी बिजाई कारगर नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हमें रेतली जो सैंडी सोइल होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और इवन जो सॉल्टी या अल्कलाइन सोइल हैं उनको भी थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सोल्ट है शायद बीज सहन नहीं कर सकता, बीज को उगने नहीं देगा, बल्कि हम प्योर तैयार करके लगाएंगे तो वो चल जाएगा। वो फर्क रहता है, क्योंकि जब हम रोपाई वाले धान में तो पानी खड़ा रखते हैं तो वो पानी में घुलनशील होकर, और पौधा जब लगाते हैं तो वो एक डेवलप्ड पौधा होता है 25-30 दिन का जी। तो वो अपना रूट ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, उसकी प्लांट डेवलप्ड होता है, तो जब रोपाई करते हैं तो वो उसको सहन कर लेता है। और उसमें भी फर्क है, जो हाइब्रिड धान है वो हल्का पानी और हल्की मिट्टी में ज्यादा
बेहतर पैदावार देता है, ना कि जो नॉर्मल वैरायटी है उनके मुकाबले हाइब्रिड धान ज्यादा पैदावार देता है। और वो एक ही बार लगता है। हाँ, और वो एक ही बार लगता है। ठीक है, तो सर हमने डीएसआर और टीपीआर का डिफरेंस समझ लिया। मेरा यहाँ सवाल जानना जरूरी है बजटिंग के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर चर्चा बहुत कम होती है। हम पैदावार कैसे बढ़ाएं, हम कौन सी दवाई डालें, उन चीजों के ऊपर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोडक्शन का टारगेट कितना, अगर एक किसान की अच्छी सोइल है, अच्छी वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करता है, बासमती धान के अंदर हम कितनी प्रोडक्शन मान सकते हैं? देखो, पहली बात तो किसान भाई हमारे इतने कहते हैं सीधे हैं, भोले हैं जी, कि हम है ना इसको खेती की तरह से ले रहे हैं, बिजनेस की तरह नहीं ले रहे। जबकि आज का जो टाइम है ना जी, खेती को बिजनेस के रूप में अगर हम डेवलप करेंगे ना, हाँ जी, तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। बिल्कुल। हम ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि हमारा खर्चा किस हिसाब से हो रहा है। सही बात है। बहुत ही रेयर किसी किसान के पास मिलेगा ये। आप अगर उठा के देखोगे, किसी से बात करोगे, किसी के पास लेखा जोखा नहीं होता है अपनी खेती का, कि मैंने कितना खर्च दवाई पे किया, कितना फर्टिलाइजर पे किया, कितना लेबर पे किया, ठीक है, और बाद में कितनी मेरी आमदनी आई। तो अगर ये लेखा जोखा वो बिजनेस यानी कि प्लानिंग पूरा जैसे बिजनेसमैन करते हैं, तो वैसे अगर खेती का भी लेखा जोखा तैयार करेगा ना, तो जब वो लास्ट में जाके उसको देखेगा तो वो ये पता लगा सकता है कि भाई यहाँ पे मेरा खर्चा ज्यादा हुआ, जहां पे मैं कम कर सकता हूँ, यहाँ कम हुआ जिसकी वजह से अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट मिल सकता है। सही बात। ठीक है, तो वो जो है, तो वो चीज अगर किसान करेगा, आज के टाइम में किसान क्या करता है, दूसरे ने 3 बैग यूरिया डाला, मैं 4 डालूं। वो तो प्रोडक्शन कंपटीशन है ना, वो प्रोडक्शन नहीं देख। प्रोडक्शन देखो, एक कैपेसिटी है हर चीज की, वैरायटी का एक पोटेंशियल है कि अगर एक किस्म है जो कि 28 क्विंटल पैदावार देने की क्षमता रखती है, तो वो 28 क्विंटल पैदावार से 30 क्विंटल नहीं जा सकती। ठीक है, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल ही जो वैज्ञानिकों ने 28 क्विंटल रखी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतना जा सकती है। तो आप क्या समझते हो कि आप 4 कट्टे यूरिया डाल के और 28 से 29 कर लोगे, 30 कर लोगे? नहीं होगा। वो बस ठीक है, दिखने में तगड़ा हमारा जो है, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का हो, हमारा मकसद ये रहता है कि जो नुकसान, यानी कि जो किसान 28 क्विंटल पैदावार ले नहीं पा रहा, क्यों नहीं ले पा रहा? खरपतवार उसका एक मुख्य कारण है, जो कीड़े आ रहे हैं, उसमें पेस्ट आ रहे हैं, डिजीज आ रही है, तो वो उनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है या वातावरणीय जो नुकसान हो रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज करें, ठीक है, जिससे कि वो जो गैप है वो फुलफिल हो जाए। अगर 3 कट्टे डालने से हमारी 27 क्विंटल पैदावार आ रही है और 4 कट्टे डालने से वो 27.5 आ रही है, तो क्या वो एक बैग डालना हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं मानता। नहीं, उस एक बैग से आप अपनी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खराब कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। ठीक है, केमिकल जो है सॉइल में वो ज्यादा डाल रहे हो, जिससे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और एक सिर्फ 50 किलो ज्यादा पैदावार। सही बात है। ठीक है, तो ये जब चीज ऐसी चीजें जब प्लानिंग करेगा ना किसान, हाँ जी, अपने नोटिस में लाएगा, लेखा जोखा तैयार करेगा ना, तब जाके किसान एक पूरी प्रॉपर फसल लेके और अपना जो इनकम है, फाइनल जो ROI है, वही 1 रुपया खर्च करके मैं कितना कमा रहा हूँ, जब तक ये कैलकुलेशन किसान नहीं करेगा ना, और हर साल उसको खेती मुनाफे में भी नहीं आएगा। और बढ़ाने के बारे में भी तभी सोच पाएगा जब उसके पास पूरी डिटेल होगी। क्योंकि जब हम ग्रोथ करते हैं ना, कोई भी बिजनेस की ग्रोथ करते हैं, तो हम पिछला डाटा कई साल का उठा के देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वो सारी प्लानिंग करते हुए तब वो सारा पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तब वो एग्जीक्यूशन पे लेके जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसान भाई पहले एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर बाद में उसका देखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, करना है। तो यही है कि किसान की वो मेहनत हम कम कर देते हैं। मैं 3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। एवरेज प्रोडक्शन हम कितनी मान सकते हैं? अच्छी खासा अगर खेत है, किसान मेहनत करता है, एवरेज रेट क्या रहता है बासमती धान का? और अगर इसके बाद अगर खर्चा गिन लिया जाए, एक्सपेंस गिन लिया जाए, तो हम एक टारगेट पे आ सकते हैं कि
कितना कमाई के चांसेस हैं, खर्चा काट के कितना हम बचा सकते हैं, और इससे ज्यादा अगर किसान की कॉस्ट जाए तो उसके लिए रेड सिग्नल होना चाहिए कि मैंने खर्चा बढ़ा दिया है तो मेरी कमाई घट गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरेज प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं सर एक बार। अच्छी खासी जमीन है तो देखो, अगर अच्छी खासी जमीन है, बढ़िया जमीन है, काश्तकार अच्छा, किसान पूरा अच्छे से मैनेज कर रहा है जी, देख के, तो नॉर्मल तौर पे अगर बासमती धान 11-21 की बात करते हैं तो 24-25 क्विंटल तक अच्छी एक पैदावार किसान ले पर एकड़ 24 क्विंटल मान लेते हैं लोअर साइड, लगभग 60 और लगभग इसका प्राइस जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, तो 3500 से 4000 की रेंज में लगभग रहता ही है। कम से कम 3500 मानते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो 3500 प्राइस है, 24 क्विंटल है, लगभग 84,000 पर एकड़ हो गया। बिल्कुल। इसमें खर्चा किसान का कितना आता है अगर उसकी खुद की जमीन है? हाँ, तो अगर खुद की जमीन है तो नॉर्मल तौर पे बीज से लेके सारा क्रॉप प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर, लेबर, मशीनरी, सारा कुछ मिला के अगर जैसे हमने कैलकुलेट किया भी है ये, तो औसतन जो किसानों का आया है निकल के, हो सकता है किसी किसान का ज्यादा हो, किसी का कम हो, लेकिन औसत 25 से 26,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा उसका आ जाता है। अगर किसान ने डीएसआर से धान लगाया था तो खर्चा कितना आएगा? अगर किसान ने ट्रांसप्लांटेशन विधि से लगाया तो खर्चा कितना आएगा? देखो, जो अगर किसान ट्रांसप्लांटिंग से कर रहा है तो लगभग 26,000 के आसपास खर्चा आता है, ज्यादा 27-20 तक चला जाता है। टीपीआर में 26-27, ठीक है। और डीएसआर में करीब करीब 2,000 रुपए कम खर्चा उसका लगता है। मतलब ज्यादा डिफरेंस? हाँ, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो खर्चा उसका उसमें ट्रांसप्लांटिंग का जो एक्सपेंस है वो बचता है, वो वीड मैनेजमेंट है उसका थोड़ा सा लग जाता है, फिर भी ओवरऑल 1,500 से 2,000 का जो खर्च है उसका कम होता है। हाँ। तो कुल मिला के 24,000 पकड़ लेते हैं। हाँ, 84,000 हमने मैक्सिमम पोटेंशियल टच किया है कि सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ठीक है। बिल्कुल। तो यानी कि 24,000 अगर घटा दे तो 60,000 प्रति एकड़। हाँ, मतलब अच्छा खासा हो जाता है किसान का। ठीक। अब हमारे पास आंकड़ा है, जैसे आपने कहा था, अब हमारे पास ये आंकड़ा है कि हमने मान लो पहले साल अगर ये 60,000 का टारगेट अचीव कर लिया तो हर साल हमारे को 60,000 बढ़ाना, ना कि प्रोडक्शन बढ़ानी है। बिल्कुल। और 60,000 बढ़ाना तो खर्चा घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो आपने बताया 28 क्विंटल फिक्स है वैरायटी के, तो उससे ऊपर जा नहीं सकते। अब खर्चा घटाने का मेन है कि हम क्रॉप प्लानिंग करें, फसल को स्टेज के हिसाब से समझे, जब जरूरत नहीं है स्प्रे ना करें, जरूरत नहीं है खाद ना डालें। अब मैं क्रॉप प्लानिंग पे मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं। सबसे पहले किसी भी फसल को शुरुआत करने से पहले आती है बेसल डोज। खेत की तैयारी के समय क्या खुराक किसान भाई को डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ फर्टिलाइजर फसल को अंत तक चाहिए। बिल्कुल। किसान जिसको शुरुआत में ही डाल देता है। तो धान में डीएसआर से अगर डालता है तो क्या खाद डाले, अगर टीपीआर से डालता है तो क्या खाद डाले? तो इसमें देखिए रौनक जी, क्या है कि फर्टिलाइजर पे आने से पहले हमें थोड़ा सा क्रॉप का सिनेरियो समझना पड़ेगा कि धान ग्रो होती कैसे है। क्रॉप स्टेजेस समझनी पड़ेगी। क्रॉप स्टेजेस जो होती है, नॉर्मल तौर पे एक सीड हमारे पास होता है, एक अच्छा क्वालिटी का सीड किसान ने ले लिया, तो सीड जर्मिनेशन होता है, जब पहला उसका अंकुरण होता है तो वो होता है क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। ठीक है, जब अंकुरण हो गया बीज का तो यानी कि क्रॉप इस्टेब्लिश हो गई कि वो पौधा चलेगा। ठीक है। उसके बाद उसमें जो दूसरा चरण आता है वो आता है वेजिटेटिव स्टेज, वनस्पतिक स्टेज, जो कि बढ़वार की अवस्था होती है। कितने दिन तक चलती है सर ये? ठीक है, ये किस्म की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अवधि के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो अर्ली किस्में हैं तो 35-40 दिन तक होता है, जो मध्यम अवधि की हैं तो 10 दिन 15 दिन और उसमें आ जाते हैं। ठीक है। और जो लंबी और पूसा 44 जैसी किस्में हैं जो 150 दिन 155 दिन लेती हैं, उसमें वो 55-60 दिन तक चली जाती है। तो ये निर्भर करता है कि हमारा किस्म कौन सी लगा रहे हैं। अब उसके जब बढ़वार की अवस्था है उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी विद इन 3 स्टेज होती हैं। ठीक है। एक जब झंडा पत्ता निकलता है, उसके बाद गोब फूलती है, फिर उसके बाद वो बाली निकलती है। तो ये 3 अवस्था होगी। उसके बाद फिर बाद में आता है मैच्योरिटी का फेज। ठीक है। ठीक है। अब मैच्योरिटी के फेज में दूधी अवस्था से लेके दूधी अवस्था होगा, फिर वो हार्ड होगा और फिर वो दाना पकेगा। ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये 4 अवस्थाओं से हमारा धान
गुजरता है। गुजरता है अब दो जो चीज है जी, ये रिप्रोडक्टिव वाला फेज, ठीक है, और एक जो मैच्योरिटी वाला फेज, ये दोनों फिक्स रहते हैं। अच्छा, यानी कि मैच्योरिटी वाला फेज जैसे 30 दिन और 30 से 35 दिन जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि 60 से 65 दिन का रेंज में ये दोनों फिक्स रहते हैं किसी भी किस्म के लिए। अच्छा, मतलब है। शार्प चाहे अर्ली ड्यूरेशन हाँ। हो, चाहे मीडियम ड्यूरेशन हो, चाहे लेट ड्यूरेशन हाँ। वैरायटी हो, ये फिक्स रहता है। पकड़ने का और रिप्रोडक्टिव हाँ। स्टेज का दिन फिक्स अब है। फर्क कहाँ आता है? ठीक है, फर्क आता है वेजिटेटिव फेज में। जो भी ये ड्यूरेशन में फर्क है ना, 15-20 दिन 30 दिन का अवधि में, तो ये सारा डिपेंड करता है वेजिटेटिव बढ़वार की अवस्था जो होती है, क्योंकि इसमें पहले वो पौधा चलता है, उसमें फिर फुटाव होता है, फिर उसके जो एलोंगेशन होती है, ठीक है, बनी कि बड़ा पौधा हाइट लेता है, उसके बाद उसमें फिर पेनिकल इनिशिएशन आगे शुरू चलती होती है। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, 4 अवस्था वेजिटेटिव फेज की, इमरजेंस से लेके, तो सारा रोल यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें ही फर्टिलाइजर का उपयोग होना चाहिए। अच्छा, सारा फर्टिलाइजर केवल वनस्पति में डालना? हाँ, बेसल डोज के अलावा की बात, फोलियर की बात कर रहा हूँ। बेसल डोज तो जैसे शुरुआत में जैसे खेत तैयार करने वक्त डल जाता है, जैसे करीब करीब 50 किलो डीएपी नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे तो फर्टिलाइजर की डोज अगर सोइल टेस्टिंग करके अगर उपयोग करे किसान तो बहुत ही अच्छा है, आइडियल है। ठीक है, क्योंकि अगर सोइल टेस्टिंग लेकिन किसान इतना जागरूक नहीं है, कुछ लोग कराते हैं कुछ लोग नहीं कराते, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं शायद कोई वेस्ट बंगाल में बैठा किसान देख रहा हो, हाँ, तो उसके लिए अलग है, उसके लिए यहाँ के लिए अलग होगा, तो रिकमेंडेशन अलग होगा। अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो रिकमेंडेशन है, किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो फॉलो करो, क्योंकि वो मिट्टी के हिसाब से, आपकी लोकल मिट्टी के हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया। बट नॉर्मल तौर पे स्टैंडर्डाइज अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ की हम बात करते हैं, तो नॉर्मल लोग 50 किलो डीएपी, ठीक है, नीचे डाल देते हैं, ठीक है, 10 किलो जिंक डालते हैं, और करीब करीब 30 से किलो के लगभग पोटाश डालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कई बार कई किसान भाई कहते हैं लेबर का प्रॉब्लम आता है, लेबर क्या करते हैं, डीएपी काटता है हमें नीचे, इसलिए डीएपी पहले नहीं डालते, उसको बाद में डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब डीएपी एक ऐसा खाद है जो कि इमोबाइल है, मूवमेंट नहीं करता है ज्यादा। तो अगर रूट हमारा रोपाई अगर हम धान की कर रहे हैं, अब आप खुद सोचो कि वो जड़े नीचे हैं, खाद डीएपी हम ऊपर डाल रहे हैं, तो वो कब तक उसके अवेलेबल हो? सही बात। तो लेट काम करता है, जिसकी वजह से पौधा चलने में लेट हो जाता है। अगर खाद नीचे डाला हुआ है और ऊपर रुपाई कर रहे हो आप, या बिजाई कर रहे हो, क्योंकि सीधी बिजाई में तो डीएपी के साथ ही बिजाई हो जाती है, तो वो ड्रिल के अंदर ऐसा सिस्टम बना होता है कि वो डीएपी साथ पैरेलली डालता रहता थोड़े से डिस्टेंस पे, सेंटीमीटर। डीएपी और जिंक तो मिक्स नहीं होता है सीधी बिजाई में, फिर सीधे कैसे डलेंगी? सीधी बिजाई में जो है, जो अगर डीएपी और जिंक का अगर मेल बोलते हैं ना, तो जिंक सल्फेट अलग से ब्रॉडकास्ट किया जाता है बाद में। हाँ, बाद में। और जो ये है डीएपी है और पोटाश, तो डीएपी नहीं, पोटाश और जिंक मिला के ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, करना चाहिए, ठीक है। और डीएपी अपना उसके सीड के साथ बुआई के साथ, गेहूं की तरह ही। हाँ, गेहूं की तरह हम कर सकते हैं उसको। तो इससे क्या फायदा होगा? जब बेसल डोज हम डालेंगे, तो जब पौध हमारे, देखो बीज के अंदर जो ताकत होती है ना, फूटने की, जर्मिनेशन होगा, इमर्जेंस होगा, नीचे जड़ें निकलेगी। जो जड़ें निकलने के सबसे पहले उसको बीज की जो पावर खत्म होगी ना, उससे पहले उसको खाद की जरूरत है। अच्छा, अगर वो खाद उसको वहां नहीं मिला ना, तो पौधा अपनी स्पीड पे नहीं चलेगा। कई खेत ऐसे होता है कि वो ग्रोथ करना बंद कर जाते हैं, उसमें कल्ले नहीं निकलते हैं, कमजोर रह जाते हैं, कमजोर बाद में डालते हैं, फिर बाद में डालते हैं, रीजन। तो वो अगर पहले से ही उसने खाद जड़ों के आसपास अगर पड़ा है, तो जड़ें जब फैलेंगी। और हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, पौधे के अंदर एक कैपेसिटी होती है जी, कि जितना आप पौधे को तरसाओगे, ठीक है, तरसाना मतलब एक थोड़ा सा, हर चीज अगर आपको इमीडिएट इजिली अवेलेबल कराएंगे ना, बिगड़ जाएगा, तो पौधा बिगड़ जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, हाइट भी उनकी बहुत होती है। तो ऐसे ही धान में जो सूखी बिजाई है, जड़ों का फैलाव क्यों होता है? क्योंकि पानी इनको आप 5-6 दिन के अंतराल पे दे रहे हैं, तो पानी की तलाश में जड़ें
फैलती हैं, खाद की तलाश में जड़ें अपने आप को उस फैलाती तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। जी। ठीक है, इस करके उसको जितना आप वो करोगे ना उतना ही ज्यादा वो फैलाव करेगी जड़ें उस न्यूट्रिशन तक पहुंचने के लिए। उस पानी है जब आप दोगे पानी के हिसाब से पानी को अप्रोच करने के लिए, और उतना ही पौधा ज्यादा उठाव करेगा। नॉर्मल तौर पे हमने कई बार देखा है कि जहां ज्यादा पानी खड़ा रहता है, मतलब पानी सूखता ही नहीं है, हवा ही नहीं लगती जमीन में, ठीक है, वहां पे आप पौधे की बढ़वार कम देखोगे, और जब आप पौधे को उखाड़ के देखोगे ना उसकी जड़ें बहुत छोटी रहती हैं। ठीक है, तो उसका कारण यही होता है कि हमने उसको सारा इतना ज्यादा दे दिया, ठीक है, कि वो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी अपने आप को स्प्रेड करने की। समझ गए। ठीक है, ठीक है। तो वो जड़ें कम होंगी तो कल को आप खुराक दोगे तो जितनी जड़ें होंगी उतनी खुराक खींचेगा, उतना ही उसका कोई बढ़वार होगा। समझ गया। तो ये हाँ। और एक और रीजन है कि जड़ों जितनी ज्यादा विकास करेंगे उसका जो स्टेम है तना वो भी मजबूत तैयार होगा। बिल्कुल। ड्रोट कल को सोल्ट को भी सहन करना है, ड्रोट को भी सहन करना है, तो ज्यादा सहन तो हाँ, तो प्लांट जितनी जड़ें गहराई में जाएंगी ना उतना ही ज्यादा वो विपरीत परिस्थितियां जो पैदा होंगी ना उनको सहन करेगा। तो टीपीआर विधि से ट्रांसप्लांटेड राइस में हम कैसे जड़ों का विकास ज्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा पानी लगता है, तो वहां जड़ें छोटी ना रह जाए, उसमें हम क्या पैरामीटर? उसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जैसे 10-12 दिन 15 दिन तक देखो किसान पानी रोकता है क्योंकि खरपतवार ताकि ना कंट्रोल करे। ठीक है, उसके बाद उसको जब फिर पानी सुखाना चाहिए। ठीक है, पानी वो सुखाएगा तो क्या होगा कि जड़ों का और मिट्टी का ना जो कनेक्ट अच्छा बनेगा, संपर्क अच्छा बनेगा, मिट्टी और जड़ें आपस में टाइट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर पानी उनको खड़ा नहीं रखना चाहिए धान में, उसके बाद पानी ऐसे ही ऑल्टरनेट सिस्टम पे देना चाहिए, लगातार भर के रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआती 15 दिन रखो, उसके बाद पानी लगाया, खेत का उसने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, फिर लगा दिया, फिर अब्जॉर्ब कर लिया, पतला पतला पानी लगाए। ज्यादा पानी लगाओगे तो वो ज्यादा कीड़े आकर्षित करेगा, ज्यादा बीमारी आकर्षित करेगा, ज्यादा आप उस पे केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे और जड़ें छोटी रह जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं कि इस पानी की वजह से ही होती हैं। जबकि मैं तो ये मानता हूं कि हमारा इवन ट्रांसप्लांटेड धान में भी हम 15 से 20% पानी आराम से बचा सकते हैं अगर हम इस विधि से चलें, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम से चलें। वीड मैनेजमेंट में एक बार और समझना चाहूंगा, दोनों में डिफरेंस है। अगर डीएसआर से लगाया है तो खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और टीपीआर में कैसे वीड मैनेजमेंट किया जाता है? क्या केवल पानी डालने से 12 दिन पानी खड़ा करने से खरपतवार रुक जाता है, या कोई अलग से भी दवाई डालनी पड़ती है? देखो, रोपाई विधि में नॉर्मल तौर पे कुछ घास ऐसे हैं जो कि पानी में भी उग जाते हैं, खड़े पानी में भी उग जाते हैं, और कई बार किसान की समस्या ये रहती है जब आपने 4-5 किले एक साथ तैयार कर लिए, पानी लगा दिए, रोपाई कर दी, तो जब अगले खेत तैयार रोपाई करने जाता है तो पिछलों का पानी खत्म हो जाता है। तो उस केस में वो रिस्क ना लेते हुए किसान तो उसमें दवाई डालता है। ठीक है, तो उसमें दवाई डालने के लिए जैसे नॉर्मल तौर पे फर्टिला क्लोर जो है लगभग 80-90% 80% तक किसान एक बार प्री इमर्जेंस में डालते हैं रोपाई वाले धान में। कुछ लोग काउंसिल एक्टिव का प्रयोग करते हैं, जो बायर की काउंसिल एक्टिव आती है, कुछ लोग उसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पे ये दवाइयां प्री इमरजेंस में ही डाली जाती है। ठीक है, मतलब कि शुरुआत में धान लगाते ही 24 घंटे के अंदर, 5 दिन के अंदर 0 से 5 दिन के अंदर ये दवाइयां डालनी होती हैं, क्योंकि घास का एक प्रवृत्ति है कि जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलेगा ना तो वो 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इस दिन तक आपको दवाई डाल देनी चाहिए। वीड मैनेजमेंट में डीएसआर का पार्ट मिस हो गया, क्योंकि टीपीआर में ऑलरेडी किसान मैनेज कर रहे हैं, जैसे आपने बताया पानी से मैनेज होता है। अब डीएसआर विधि में कैसे हम इसको मैनेज करें? हाँ, तो डीएसआर में देखो मैंने 2 विधि बताई थी, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। नहीं, विधि 2 बताई थी, एक तो बिजाई की विधि, ठीक है, एक सूखी बिजाई और एक तरवत्र बिजाई। हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, अंतर क्या है? जो हम तरवत्र बिजाई करते हैं उसमें हम जो पहली नमी है, मिट्टी में ऑलरेडी नमी है, उसमें बिजाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद 12-15 दिन पे पानी लगा रहे हैं। कई बार तो कई मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पे 20 दिन पे पानी लगा, जर्मिनेशन के बाद होता है। हाँ, जर्मिनेशन के बाद। तो जब सूखा है
खेत, तो उसमें घास उगेगा नहीं क्योंकि मॉइस्चर उसको मिल नहीं रहा है। सही बात है। ठीक है, तो उसमें जो है वीड मैनेजमेंट आसान होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसकी जड़ों की गहराई है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी पौधा डेप्थ में है, वहां से ऊपर से पानी लेट लगा रहे हैं, तो जो डेप्थ है जड़ों का फैलाव है ज्यादा अच्छा, यानी कि प्लांट का स्टैंड अच्छा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से टिलरिंग अच्छी होगी और बाद में जाके पैदावार पे सीधा वो असर दिखाएगा। तो ये तरवत्तर विधि के फायदे हैं। असली मजा तो इसी में है, बट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, वातावरण के देखते हुए किसान जो रिस्क नहीं लेना चाहता, जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि बारिशें आ जाती हैं तो करंट हो जाएगी, उसको रीसोइंग करनी पड़ती है, और बीज है महंगे, बिजाई का भी खर्चा बढ़ जाता है, तो वो रिस्क ना लेते हुए लोग सूखी बिजाई की तरफ ज्यादा मूवमेंट किया। तो सूखी बिजाई में क्या कर, सूखी बिजाई में हम बिजाई करके क्या कर रहा है किसान, इमीडिएट पानी लगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि सूखे में नहीं तो बीज जमेगा नहीं। अब पानी जैसे लगाया तो लगाते ही उसमें धान बाद में उगेगा, पहले घास उगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो खरपतवार नियंत्रण है ना, किसान के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसान को पहले ही तुरंत ही जैसे जैसे पैर रुकने लगा, तो जैसे मैंने बताया था इट्सियोस्टार जो दवाई बायर की आती है, 800 ml 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करे। ठीक है, तो उससे ज्यादातर घास का नियंत्रण हो जाएगा, जो कि उसको उगने नहीं देगी। दूसरी पेंडिमेथिलिन, जो कि नॉर्मल जो मार्केट में चल रही है दवाई, दोनों में से एक करनी है। दोनों में से एक करनी है। ठीक है, ठीक है, जो कि वो पेंडिमेथिलिन 10 से 12 दिन घास को उगने से रोकती है, और ये 17-18 दिन तक उगने से रोकेगी। पेंडिमेथिलिन की डोज क्या रहेगी? पेंडिमेथिलिन की डोज 1 से 1.5 लीटर के बीच में रहती है, 150 से 200 लीटर। हाँ, वो पानी 150 से 200 लीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्री इमरजेंसी। ये प्री इमरजेंसी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो घास 12 से 15 दिन, अगर पेंडिमेथिलिन किया 12 से 15 दिन, और जो अगर इट्सियोस्टार किया तो 20 से 25 दिन की रेंज में घास उगेगा। तो उस टाइम पे किसान को देखना है कि कौन से घास उगे हुए हैं, और स्टेज खासकर। कई बार किसान कहता है कि अभी निकल रहा है तो सारा निकलने देता हूँ, फिर स्प्रे करूंगा। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी। ठीक है, जैसे ही घास 1 से 2 पत्ते का हो, 3 पत्ते का हो, उसी टाइम, जैसे काउंसिल एक्टिव दवाई की बात मैं कर रहा था, बायर की आती है, तो 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको स्प्रे करना है 1 से 3 पत्ते पे। ठीक है, 1 to 3 लीव्स। हाँ, तो उसमें क्या होगा, उसका जो भी बारीक पत्ती के घास जो निकले, आपके जो चौड़ी पत्ती वाले घास, और जो मोथा, खासकर जो मोथा कंट्रोल नहीं होता आसानी से, उसके लिए दवाई बहुत अच्छी कारगर दवाई है, और तो उसको ये कंट्रोल कर देगी। तो ये इसमें भी पानी 150 से 200 लीटर? हाँ, इसमें भी 150 से 200 लीटर पानी। ठीक है, ठीक है, और खासकर एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी खरपतवार नाशी अगर स्प्रे करना है किसान को, तो उसके लिए उसको कट नोजल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ठीक है, कट नोजल यानी कि जो फ्लैट फैन नोजल आती है, कट नोजल आती है, तो उसका उपयोग करना है, ना कि जो गोल नोजल है, जो कि हम कीड़ों के लिए, बीमारियों के लिए करते हैं। ठीक है, वो नोजल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें जो फुहारा थोड़ा सा बहुत ज्यादा पड़ता है, मोटा पड़ता है। तो ये, और आपने एक पॉइंट और बताया था कि खरपतवार नाशी अगर स्प्रे करनी है तो खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। नमी बरकरार रखनी है। तो पहले पानी लगाना पड़ेगा। जैसे पानी लगाया, पानी लगाने के बाद जैसे मॉइस्चर, जैसे पैर रुकने लगा, ठीक है, तो स्प्रे कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद फिर 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर फिर से पानी लगा दिया। यानी कि 8-10 दिन तक लगातार मॉइस्चर रखना, पानी खड़ा नहीं रखने की बात कर रहा हूँ, केवल नमी रखनी है। सीधी बिजाई में नमी रखनी है, मिट्टी नम रहनी चाहिए, उसके के लिए पानी खड़ा रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दवाई अपना बढ़िया काम करेगी। तो ये 2 स्प्रे में काम चल जाएगा डीएसआर। तो अगर इट्सियोस्टार अप्लाई करता है इमरजेंसी में, और बाद में काउंसिल एक्टिव किसान सही स्टेज पे इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, तो नॉर्मल तौर पे 90% केस में उसको 2 स्प्रे से काम चल जाएगा। अगर काउंसिल एक्टिव जैसे आपने बताया, वो नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो 2 से 4 पत्ते की अवस्था पे, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो स्टेज मान लो कई बार स्किप हो जाती है, हाँ जी, तो 2 से 4 पत्ते की अवस्था पे एक अडोरा दवाई आती है, जिसमें कि 20 पाइरिबैक सोडियम साल्ट होता है, तो वो दवाई 100 से 150 ml
अडोरा बायर कंपनी की बायर की अडोरा आती है, बाकी भी स्पाइरीबेक सोडियम साल्ट अन्य कंपनी का भी आता है। तो क्योंकि वो कई भी बार इस्तेमाल किसान कर भाई सकते के हैं। पास अगर वो ना हो, वो नहीं मिलती, कई बार दुकानों पे जाता है तो नहीं मिल पाती, तो ये साल्ट लेके मार्केट से खरीद इसकी के। क्या तो बिस्पाइरीबेक सोडियम की हाँ, डोज क्या है सर? 100 से 150 ml इसकी मात्रा है। वही 150 से 200 लीटर पानी। हाँ, 150 से 200 लीटर पानी में करके, और साथ में अगर डिल्ला है खेत में, ठीक है, तो डिल्ले के लिए पायराजोसल्फोरॉन एक दवाई आती है, ठीक है, तो उसको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिला सकता है। ये हो गया हमारा फाइनल। आपने कहा था 2 से 4 लीफ की स्टेज अगर मिस होगी, हाँ, तो फिर घास कंट्रोल नहीं होगी। हाँ, तो वो अगर स्टेज क्रॉस होगी तो घास कंट्रोल नहीं होगा। डिल्ला घास के साथ के लिए अगर है तो हाँ, पायराजोसल्फोरॉन इसमें मिलाना पड़ेगा 80 ml। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज किसानों को तकलीफ देती है, क्योंकि ये जो खरपतवार नाशी हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि दो घास एक ऐसे हैं, एक बकड़ा सीधी बिजाई में और एक घोड़ा घास, ठीक है। ये दो खरपतवार ने मतलब एक तरह से बहुत बड़ा पेन पॉइंट है किसान का, ठीक है, दुख है, ठीक है, कि ये इन दवाइयों जैसे पेंडिमेथिलिन करते हैं, बाद में अगर अडोरा प्लस ये साथी करते हैं तो इनसे नहीं मरता है, मतलब पायराजोसल्फोरॉन करते हैं तो नहीं मरता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये दो घास बाद में फिर उसके लिए एक राइस्टार, ठीक है, ये केमिकल फिनोक्साप्रोपीथाइल इसमें है, ठीक है, तो ये बायर का आता है राइस्टार, और ये इन दो वीड पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, लगभग 400 ml दवाई वही 150 से 200 लीटर पानी में करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति उन्हीं खेतों में उत्पन्न होगी जहां पे किसान पेंडिमेथिलिन प्री में कर रहा है, बाद में ये अडोरा प्लस साथी कर रहा है, ये पायराजोसल्फोरॉन कर रहा है, साथ बाद में फिर राइस्टार की वहां पे जरूरत पड़ सकती है अगर ये दो घास उसमें होते हैं, अगर मिट्टी में उसका सीड बना हुआ है। हाँ, ठीक। अगर इट्सियो स्टार कर रहा है प्रीमर्जेंस में, ठीक है, और बाद में काउंसिल एक्टिव कर रहा है, तो फिर ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इट्सियो स्टार है वो इन घासों पे अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। यानी कि 3 स्प्रे का काम 2 स्प्रे में से चल रहा है। समझ गया। 10% केस ऐसे हो सकते हैं, खेत ऐसे रेयर जिसको बोलते हैं, कि जहां पर तीसरे स्प्रे के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में 10%, बट 90% केसेज में इन 2 स्प्रे से किसान अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जो टीपीआर का और डीएसआर का खर्चा, वो 2000 का डिफरेंस था, क्योंकि इसमें वीड के स्प्रे ज्यादा शुरुआती 1 महीने के अंदर कल्ले ज्यादा निकले, फसल के अंदर कीट बीमारी रोकथाम कर सके। यूरिया को जैसे आपने 3 स्प्लिट डोज में दिया था, इसके साथ किसान भाई अन्य खाद भी मिलाते हैं, क्योंकि केवल एनपीके से तो खेती होती नहीं है, हमारी फसलों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, कई बार हमें फंगीसाइड भी डालना पड़ता है। तो जो ये 3 यूरिया की स्प्लिट डोज देनी है, कितने दिन पे देनी है?